हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 8 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंडिया में जो प्रॉपर्टी लॉज हैं उनमें रिफॉर्मिंग होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कहा है, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो प्रॉपर्टी लॉज हैं बेसिकली वो कौन कौन से डिफरेंट लॉज हैं और उनमें कौन से की पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज करना होगा। मैं वहां से कनेक्ट करके जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूएस की मिलिट्री ने अपनी प्रेजेंस डमस्कस रीजन में बनाई है। बेसिकली यूएस ने अपना बेस बनाने के लिए कहा है, तो इस आर्टिकल में आपको मैं प्लेसेस इन न्यूज़ के रिगार्ड में डमस्कस रीजन के बारे में बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा ये रीजन के आसपास का रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। अलेप्पो बताऊंगा, गोलन हाइट्स के बारे में बताऊंगा, जहां से क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिसस मकाऊ के ऊपर। इसका जो प्रोटेक्शन इसको मिलता था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उसे रीइंस्टेट कर दिया गया। मतलब पहले कुछ और था, अब दोबारा से वही ओरिजिनल प्रोटेक्शन इसको मिल गया है। तो मैं बताऊंगा आखिर इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों किया गया है। फिर मैं आपके साथ रिसस मकाऊ का जो हैबिटेट है वो डिस्कस करूंगा। लास्ट आर्टिकल हमारा बात करता है चाइना ने ऑफिशियली अपना 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन कर दिया है जिसका नाम फुजियान है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म के ऊपर बात हुई है जो मैं आपके साथ इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, जिस वजह से मैंने आर्टिकल पिक किया हुआ है। आज जो द हिंदू का पेपर था उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स नहीं थे जो कि रिलेवेंट थे। अगर आप ऐसे जनरली पढ़ोगे तो हर दूसरा आर्टिकल आपको रिलेवेंट लगेगा, बट अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं या तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में है या तो बहुत ही जनरलाइज्ड है आज का द हिंदू। तो इस वजह से फिर भी मैंने वो आर्टिकल्स पिक किए हैं। ये जो आपका एक आर्टिकल दिख रहा है रेसिस मकाऊ, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का है। तो मैंने सिर्फ वही आर्टिकल पिक किए जो कि आपकी एक बोलते हैं ना पेपर्स पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट हो। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल देखो, ये इतना सा आर्टिकल है, ठीक है। अब इस आर्टिकल में आपको पहले पॉइंट बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई करते समय उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा जो इंडिया का प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग है भाई साहब वो बहुत ही ट्रॉमेटिक है। उन्होंने कहा 66% से ज्यादा सिविल केसेस जो हैं कोर्ट्स में, जुडिशरी में, वो सिविल केसेस हैं। और सिविल केसेस जो हैं उसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है 66%। सोच के देखो, मतलब 100 सिविल केसेस में 66 केस ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर है। अब अंदाजा लगा लो। तो उन्होंने एक लॉ कमीशन को डायरेक्ट किया है, कहा है कि भाई साहब आप ना इसको रिव्यू करो और मॉडर्नाइज करो ये आउटडेटेड कॉलोनियल एरा लॉ। और जब कह रहे हैं कॉलोनियल एरा लॉ, दैट मीन्स जो उस समय कॉलोनियल जब ब्रिटिशर्स थे उस समय जो उन्होंने प्रॉपर्टी के रिगार्ड में डिफरेंट लॉज बनाए थे, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और स्टैंप एक्ट 1899। अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो पुराने लॉज हैं इनको हमें आज के प्रेजेंट जनरेशन के साथ, आज के टेक एरा के साथ हमें मैच करना होगा। साथ ही साथ कहा है जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स है, लैंड एनक्रोचमेंट है, रेड टेप, डीले, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है इसको सॉल्व करनी, ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स है। तो कभी भी अगर आप कोई मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो, वहां पे आपको लिखना है प्रॉपर्टी के रिगार्ड में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप कह सकते हो जो लैंड है उसके रिगार्ड में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, फेक डॉक्यूमेंटेशन, लैंड एंक्रोचमेंट, ठीक है। साथ ही साथ ये रखना होगा कि जो रजिस्ट्रेशन रूल्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते हैं, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा हो जाती है। अगर आपको उत्तर प्रदेश में कोई जमीन खरीदनी है उसके लिए अलग है, कर्नाटका में खरीदनी है तो उसके लिए अलग है। तो यहाँ पे कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि भाई साहब यहाँ पे राइट टू ओन एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि स्टेट को, मतलब बेसिकली सेंटर को एक अडॉप्ट करना पड़ेगा ब्लॉकचेन टेक, जिससे ट्रांसपेरेंट, टैंपर प्रूफ और एफिशिएंट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो सके। अगर किसी को भी ओन करनी है प्रॉपर्टी या फिर ट्रांसफर करनी है तो बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी को दिखाता है। या फिर आसान सी भाषा में समझो कि ये जो बाइंग और सेलिंग होती है प्रॉपर्टी की बहुत ही ज्यादा मैच्योर चीज होती है। तो इस वजह से इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इवन दो अर्ज किया है कि भैया जो आपके प्रॉपर्टी पेपर्स हैं इनको ना आप ब्लॉकचेन में डालो और इसको ट्रांसपेरेंट बनाओ, टैंपर प्रूफ बनाओ। तो ये ना हो कि हर दूसरा इंसान प्रॉपर्टी पेपर लेके पहुंचा, कह रहे भैया ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर है, ये मेरी प्रॉपर्टी, वो उनकी प्रॉपर्टी, ये दुनियादारी बेसिकली ना हो। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। अब यहाँ पे बेसिकली आप देखो कुछ एक्ट्स के बारे में बात हुई है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये क्या करता है, ये गवर्न करता है कि प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रांसफर होगी दो लोगों के बीच, सेल, मॉडगेज
मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, ये सारी चीजें इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिस्कस की जाती हैं। ये एक लीगल क्लैरिटी देता है कि ओनरशिप और राइट्स जब कभी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो किस तरीके से किसके पास जाएगा। ये तो मैंने की पॉइंट्स बताए। आप गूगल पे सिंपल ये डाल के एक दो की पॉइंट्स और लिख सकते हैं अपनी भाषा में, बट बेसिकली आपको थीम पता होना चाहिए। आपको याद होगा प्रिजनर एक्ट के ऊपर सवाल पूछा था, बहुत ही सिंपल सी भाषा में पूछा था कि जो आपके प्रिजन्स होते हैं उनको कौन गवर्न करता है, तो वहां पे स्टेट ऑप्शन था। बेसिकली स्टेट करते हैं, बट यूपीएससी क्या करती है, इंफॉर्मेशन को रिप्लेस कर देती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, नेक्स्ट एक्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर 1908 का। ये क्या करता है, ये डील करता है कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट जैसे सेल डीड, विल्स, ये किस तरीके से रजिस्ट्रेशन में काम आएंगी, किस तरीके से बनाई जाएंगी। बेसिकली एक पब्लिक रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है, किसका, ओनरशिप का, जिससे फ्रॉड प्रिवेंट हो सके और डिस्प्यूट कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है आपका इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। ये स्टैंप ड्यूटी को, बेसिकली काइंड ऑफ टैक्स होता है, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो एक स्टैंप ड्यूटी देनी होती है, ठीक है। तो उस समय ये रेगुलेट करता है कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में किस तरीके से स्टैंप ड्यूटी को देना है। तो लीगल वैलिडिटी देता है ये किस चीज को, डॉक्यूमेंट्स को, और प्रोवाइड करता है एक रेवेन्यू का सोर्स गवर्नमेंट को, क्योंकि कभी प्रॉपर्टी की सेल या परचेज होगा तो गवर्नमेंट अपना स्टैंप ड्यूटी लगा के एक रेवेन्यू की तरीके से काम करता है। तो ये भी क्या है, जितना देख रहे हो सब देख रहे हो प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है जो इंडिया में अभी भी चल रहे हैं। और इसी में एक बात है, लॉ कमीशन से अर्ज की है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि पहली लॉ कमीशन कब आई। तो आपको पता होगा जो आपका चार्टर एक्ट 1833 था। यहाँ पे क्या हुआ था आप याद करो, यहाँ पे कंपनी का जितना ट्रेड फंक्शन था वो पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया था। अगर मैं एक रिकॉल कराऊं, और क्या किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था। जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी उसकी पावर उठा के बंगाल में दे दी गई थी। यही तो हुआ था, याद करो। और फिर क्या हुआ था, यहाँ पे यहीं पे फर्स्ट लॉ कमीशन बनने की बात की गई थी, जिसमें मैकॉले उसके हेड थे। और अगर रिकॉल कराऊं 33 में क्या हुआ था, यहाँ पे इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीस का फंड असाइड करने की बात की गई थी। ये 1 लाख रुपीस कहां से दिया जाएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अकाउंट में से बेसिकली दिया जाएगा। और क्या था, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था, आप आके यहाँ पे प्रोपोगेशन करिए, एजुकेशन को और ज्यादा प्रमोट करिए। तो एक आसान सी भाषा में मैंने आपको पूरा 1833 रिवाइज करवा दिया है। हमेशा आई ऑलवेज से वन थिंग, कभी भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके आप हमेशा लेंथ इनटू ब्रेथ ध्यान रखिए कि भैया उसकी कितनी लेंथ है और कितनी ब्रेथ है, और उसी के अंडर में हमेशा आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। इवन तो उसके बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, एग्जामिनर क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा उसके बाहर, ठीक है। तो ये बेसिक अप्रोच होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में आपको मैंने यहाँ पे तो आर्टिकल प्रॉपर्टी के ऊपर था, लेकिन मैंने 33 आपको समझा दिया। इसका पर्पस क्या था, इंडियन लॉस को कोडिफाई करना, और आगे चल के यही इंडियन पीनल कोड और फाउंडेशन पर ही किस तरीके से लॉ रिफॉर्म्स आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ रिफॉर्म सिखाया उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहां से हुई, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन का यूज जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में होगा तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। ब्लॉकचेन का आसान सा मतलब क्या है, एक ब्लॉक बनाओ, जैसे ईंट बना दो, ये ईंट है तो इस सारी ईंट को एक चेन के साथ जोड़ दो, ये आपका ब्लॉकचेन हो गया। छोटे छोटे ब्लॉक्स के साथ चेन बना देना, यही तो मतलब है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं काम करता है। बेसिकली ये एक कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जो कि आपका बेसिकली ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर है। बहुत ही लेमन भाषा में, अगर आपको टेक्निकल भाषा में पता है तो कोई बात नहीं। तो ये आपस में एक नोट्स होती है, नोट्स समझ लो या फिर नेटवर्क बोल लो। ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे सॉफ्टवेयर के साथ। तो अब होगा क्या, मान लेते हैं कि ए बंदा यहां पे बैठा हुआ है, इसको अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट स्टोर करने। तो ये क्या करेगा, ये भाई साहब वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, या जो भी नोड होगा, जो भी यूज होता है बेसिकली ब्लॉकचेन में, तो वहां पे उस सॉफ्टवेयर पे जा करके ये अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देगा। और जैसे ही अपलोड करेगा तो उसकी एक कॉपी पूरे के पूरे जितने भी कंप्यूटर हैं पूरे फैले हैं ब्लॉकचेन में, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो आप सोचोगे सर ये तो मेरे पूरे पूरे प्रॉपर्टी पेपर और ज्यादा लीक हो गए। आंसर इज नहीं, लीक नहीं हुए हैं। जैसे ही आप कोई चीज डालोगे तो उसके लिए आपको एक प्राइवेट
की मिलेगी और जैसे ही आप वो प्राइवेट की डालोगे तब उसका एक्सेस कर पाओगे। बस होता क्या है, ये एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच होता है। यहाँ पे जो डेटा होता है वो अलग अलग नेटवर्क्स पे स्टोर होता है, एक जहां पे नहीं होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन का साधारण सा मतलब यही होता है। अब इन डिटेल टेक्निकल भाषा में आप जो समझना है समझ लो। बेसिकली ये समझ लो, एक आपका कंप्यूटर, एक आपके दोस्त का कंप्यूटर, किसी और कंप्यूटर, और तीनों को एक नेटवर्क से जोड़ा जाए, मेमोरी अलग अलग जहां पे स्टोर कर दिया, बस यही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब आप ना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को आप ब्लॉकचेन में करो। मतलब ये ना हो अगर एक यहां स्टोर है एक्स डॉक्यूमेंट तो यहां पे भी हो, यहां पे भी हो, तो इससे क्या होगा, टैंपरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक टैंपर किया ना, दूसरा ओरिजिनल तो अवेलेबल है ना यहाँ पे, तीसरा तो है ही। तो ये चीज क्या करेगा, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स होगा। अब आपको पता है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर यूपीएससी ने इसी बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 24-25 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा था डिजिटल लैंड रिकॉर्ड स्कीम के ऊपर में। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये मैं अभी बोलते बोलते मुझे याद आया, आप इसको देखिएगा। ठीक है, और क्या है, टैंपर प्रूफ सिस्टम है। ऑब्वियसली बात है, जब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो टैंपरिंग किस बात की करोगे, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ट्रस्ट एंड एफिशिएंसी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, जब ब्लॉकचेन का यूज प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में किया जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 2020 का क्वेश्चन क्या है। विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक या बायोटेक, सॉरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहे हैं इट इज अ पब्लिक लेक्चर दैट एवरीवन कैन एक्सपेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल। तो मैंने आपको क्या बताया, क्या यहां पे कोई एक इंसान कंट्रोल कर रहा है डेटा को, नहीं, इवन तो कोई नहीं कंट्रोल कर रहा है, कोई सिंगल कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अलग अलग नेटवर्क पे, तो दिस इज राइट। फिर कह रहा है जो स्ट्रक्चर और डिजाइन है ब्लॉकचेन का वो इस तरीके से है कि डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी में है, क्या ऐसा है, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। थर्ड कह रहा है एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। क्या ये सही है, एब्सोल्युटली, क्योंकि जो ब्लॉकचेन टेक है बेटा, ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच पे काम करता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच क्या होता है, जहां पे डेटा को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। अभी मैंने आपको 1833 का जब एक्ट बताया था, वहां पे एक और फीचर था, वहां पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मैक्सिमम लिमिट पे आ चुकी थी। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो 1833 का एक्ट ही था जहां पे पूरी की पूरी सेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली थी। गवर्नमेंट इन द सेंस जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर सेंट्रलाइज कर दी गई थी। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इन्होंने कब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया। तो आप याद करोगे 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया। ठीक है, याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? तो ये जो स्टार्टिंग हुई है, इसकी स्टार्टिंग से क्या हुआ, आप याद करो, पोर्टफोलियो सिस्टम बना, मतलब पावर एक के हाथ में नहीं रहेगी बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट से बच जाएंगी। और यहीं से हमने क्या लिया, हमने लेसन लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पोर्टफोलियो सिस्टम। जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज देखते हो, हेल्थ मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वैसे ठीक यहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम जो आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं 1861 के एक्ट से आया हुआ है। ठीक है, बट अगेन ब्लॉकचेन पे बात करें तो ये सही है, ये सही है, 1 in 3 इज द राइट वन। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, ये एक छोटा सा आर्टिकल, ये पूरा आर्टिकल मैंने सिर्फ इसलिए डमस्कस की वजह से लिया हुआ है क्योंकि द हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल्स थे जो कि बहुत इररिलेवेंट भी थे। तो मैंने एटलीस्ट ये ना हो कि एटलीस्ट 4 आर्टिकल तो रहे ही, जिससे आपका न्यूज की पूरी समरी थोड़ा बहुत आइडिया तो लगी जाए आपको। ठीक है, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्होंने कहा भैया हम अपनी मिलिट्री प्रेजेंस एक एयरबेस बनाएंगे डमस्कस। डमस्कस कहाँ पे, सीरिया में है। ये क्या करना चाहते हैं, ये एक तरीके से सिक्योरिटी पैक्ट लाना चाह रहे हैं। सीरिया और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहीं ना कहीं उसको क्या करना चाह रहे हैं, उसको खत्म करना चाह रहे हैं। अब ये मूव कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सीरिया का स्ट्रैटेजिक शिफ्ट अब यूएस की तरफ हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपको पता होगा सीरिया कहीं ना कहीं यूएस की तरफ इंक्लाइंड नहीं था। लेकिन अब क्या दिखा रहा है, जब सीरिया अलाउ कर रहा है कि एयरबेस अब डमस्कस में बनेगा, तो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये चीज जो जोन रहेगा पूरी तरीके से डीमिलिटराइज जोन रहेगा और ये नॉन एग्रेशन पैक्ट में काम करे, मतलब कोई भी यहां पे आ करके कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर किसी तरीके का एग्रेशन नहीं करेगा किसी तरफ से। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है, अभी प्रपोज किया गया है। बट हम ये समझेंगे डमस्कस है कहां पे, ये रहा बेटा सीरिया, ये रहा डमस्कस। यहीं पे देखो ये गोलन हाइट है, ये इजराइल है, ये जॉर्डन है, ये स्वीडा। थोड़े दिन पहले मैं आपको बताया था यहाँ पे स्वीडा अपराइजिंग हुई थी, मतलब स्वीडा यहाँ के लोग रहने वाले जो होते हैं उनको स्वीडा पॉपुलेशन कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ के ये एक खुद के रीजनल ग्रुप होते हैं जिनका मानना थोड़ा अलग रहता है, जो अलग बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं, और इनको सीरिया गवर्नमेंट से बड़ी प्रॉब्लम होती है। और यही रीजन है कि इजराइल वाला थोड़ा बहुत सीरिया स्वीडा जो रीजन है इनको सपोर्ट करता है। बट अगेन वो एक अलग पार्ट है। गोलन हाइट क्या है, इजराइल के द्वारा कंट्रोल किया गया एक रीजन है। ठीक है, एक हाइट है, एक हाइट पे पहाड़ टाइप आप समझ लो, जो कि बॉर्डर कर रहा है सीरिया के साथ। ठीक है, ये ब्रिगेड है फ्रॉम गाजा
और यहाँ कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे इजराइल का कंट्रोल है। अब गाजा क्या है, इनडायरेक्ट मेंशन यहाँ पे आप देखोगे गाजा तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा, बट वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्या है, यहाँ पे गोलन हाइट किस वजह से न्यूज में देखा जाता है, इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू व्हाट। तो आप बोलोगे सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया या सेंट्रल अफ्रीका, तो आप बोलोगे मिडिल ईस्ट रीजन का ही तो हिस्सा है गोलन हाइट। ये कब पूछा गया, यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 का है। अब थोड़ा सा आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक रीजन देखो, ये रहा बेटा क्या, दमस्कस, आप देखो कहाँ पे है, ये रहा दमस्कस, ये रहा स्वीडा, ये रहा एलेप्पो, और यहीं पे एलेप्पो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एलेप्पो के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए क्या है, एलेप्पो कहाँ पे है, सीरिया में है। यहीं पे काफी ज्यादा कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की, इस वजह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरकुक, यमन, मोसूल, मज़ार शरीफ, आपको बताया था मज़ार शरीफ कहाँ पे है, ये आपका अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो ये एक अप्रोच होना चाहिए आपका सॉल्व करने का। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, ये आर्टिकल बात करता है चाइना ने ऑफिशियली कमीशन कर दिया है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान। नाउ यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। बेसिकली शिप है, और शिप जो है उसके ऊपर आप एयरक्राफ्ट को, हवाई जहाज को लेके चल सकते हो। आसान सी भाषा में यही मतलब है कि नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एयर इंडिया या फिर दूसरी जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं वो लेके जाओगे, नहीं। यहाँ पे जो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो रखे जाते हैं। तो जब फुजियान आपका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, चाइना की जो शिप रहेगी इस पे बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स रहेंगे। इसका सी ट्रायल हो चुका है और कहीं ना कहीं चाइना का नेवल मॉडर्नाइजेशन की तरफ ये एक मेजर स्टेप है। ठीक है, चलो ये एक पॉइंट होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट जो यूज, मतलब जो जरूरी है, अगर आप थोड़ा आर्टिकल पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो लाए गए हैं, दैट इज कैटापुल्ट। तो आपको पता होना चाहिए कैटापुल्ट होता क्या है। अब देखो ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब बेसिकली शिप है, और शिप के ऊपर ये आपको एयरक्राफ्ट दिख रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट। तो आप नोटिस करो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो गड्ढा टाइप ऐसे ऐसे रॉड पड़ी है, इसको कैटापुल्ट कहते हैं। अक्सर होता क्या है, मान लेते हैं ये आपकी शिप है, फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं यहां तक कवर कर दिया गया है और यहां पे छोटा सा रनवे, ठीक है, रनवे मान लेते हैं 30-40 मीटर का रनवे है। आपको पता है किसी भी एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए एक अच्छी खासी स्पीड चाहिए होती है, तभी तो फ्लाई करेगा। तो कैटापुल्ट क्या होता है बेटा, ये एक तरीके से रस्सी टाइप लगाया जाता है और ये करता क्या है, मान लेते हैं ये आपका हवाई जहाज है, ठीक है, ये हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज के पहिए के पास ये लगाया जाता है और ये क्या करता है, बहुत ही स्पीड, मतलब जो आपका एयरक्राफ्ट है ये देख रहे हो, इसको बहुत तेजी से स्पीड देता है और इतनी स्पीड देता है कि वो हवा में उड़ जाए। अगर ये अपनी खुद की स्पीड लेकर के आएंगे तो उतनी जल्दी अचीव नहीं हो पाएगी ना 30 से 40 मीटर के दायरे में। तो इस वजह से कैटापुल्ट क्या करता है, एक एक्स्ट्रा पुश देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट उड़ जाता है। वही सेम चीज क्या लिखी है, ये एक पावरफुल लॉन्चर होता है जो प्लेन को टेक ऑफ करने में मदद करता है। ओल्ड अगर देखा जाए क्या होता था, स्टीम कैटापल्ट होता, मतलब यहाँ पे बेसिकली ये स्टीम फॉसिल फ्यूल बेस होते थे, जहां पे स्टीम प्रेशर होता था जो कि पुश करता था प्लेन को फॉरवर्ड, ठीक है, स्टीम प्रेशर से होता था जनरली। अगर अब रिसेंटली वाली बात करें तो न्यू टाइप क्या है, ये यूज कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का यूज होता है। जैसे आपकी ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन होती है, वो क्या होती है, कहीं ना कहीं फास्ट मूविंग ट्रेन में यूज होती है ये टेक। तो वही सेम टेक यहाँ पे इस्तेमाल करके क्या करेगा, एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने में मदद मिलेगी और बहुत ही स्मूथली और एफिशिएंटली वो लॉन्च हो जाएगा। ये आपका किसके रिगार्ड में, कैटापुल्ट के रिगार्ड में पता होना चाहिए। अब इंडिया के रेफरेंस में आपको पता होना चाहिए आईएनएस के टाइप्स। इंडिया में आईएनएस विक्रांत आपका क्या है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब क्वेश्चन आता है व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट, जो आपका कैटापुल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हैवियर प्लेन्स को कहीं ना कहीं आसानी से टेक ऑफ करने में मदद करता है। स्ट्रेस जो होता है एयरक्राफ्ट पे कम हो जाता है, क्योंकि अगर इनका इंजन है, इंजन पे लोड पड़ेगा, अगर एकाएक इन्होंने थ्रस्ट कर डाल दिया तो ये क्या करेगा, कैटापुल्ट कहीं ना कहीं प्रेशर को कम करेगा और एक अच्छी खासी स्पीड बनाने में मदद करता है और ये ज्यादा लॉन्चेस करने में मदद करेगा लेस टाइम में, और कहीं ना कहीं नेवी की पावर और नेवी की फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर आप नोटिस करो ये सब कब हुआ, अभी थोड़े दिन पहले आपको मैंने एशियान समिट के बारे में बताया था, जो कि वर्चुअली उन्होंने अटेंड की थी, किसने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। वहीं पे आपको बताया था मैंने क्या एशियान का हिस्सा है इंडिया या फिर नहीं है।
तो वहां पे हिस्सा नहीं है और इसी के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसी से कनेक्टेड एक और समिट हुई थी, ईस्ट एशिया समिट। क्या वहां पे इंडिया हिस्सा है? यस, इंडिया हिस्सा है। इंडिया और भी जगहों का हिस्सा है, पर्टिकुलरली ईस्ट एशिया में इंडिया ही नहीं है। यहां पे आपको चाइना भी दिखेगा, यहीं पे आपको यूएसए भी दिखेगा। तो ये एक कहीं ना कहीं एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट था इंडिया के लिए कि वो आ करके अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपना जो उसके फॉलो करने वाले मूवमेंट्स हैं या फिर उसकी जो पॉलिसी है उसको डिस्कस कर सके। क्योंकि हमें पता है जो इंडिया और यूएसए के बीच टसल चल रही है, पर्टिकुलरली देखा जाए तो टैरिफ वॉर चल रही है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे और हम चाहते हैं कि हमारा और यूएसए के बीच में टैरिफ वॉर है वो खत्म हो। तो ईस्ट एशिया समिट में इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया गया था, लेकिन अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। मेरा पॉइंट क्या है बताने का? पॉइंट ये है कि एशियान के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, ईस्ट एशिया समिट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली कभी भी कोई भी अगर आपके सामने आर्टिकल आ रहा है तो बेटा उसको केवल एक नजरिए से मत करो, उसकी जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है उसको गेन करने की कोशिश करो। आप ये सोचो कि भैया अगर ब्रिक्स समिट के बारे में पूछा गया है 2025 में तो और किसके ऊपर पूछा जा सकता है? तो आप बोलोगे एससीओ समिट तियानजिन में हुई है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किसके ऊपर पूछ सकते हैं? COP30 के बारे में जो बेलम ब्राजील में होने जा रही है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सब मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं जहां से क्वेश्चंस पूछने के हाई चांसेस बन सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? पहली चीज, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी समिट हो रही है तो कौन सी समिट है, उसका थीम क्या है और कौन सी कोई नई कंट्री है जो इसका हिस्सा बनी है, और उसी थीम में जनरली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यूपीएससी गलत करती है। जिस तरीके से इस बार मल्टीकल्चरलिज्म की जहां मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीलैटरलिज्म की जहां मल्टीकल्चरलिज्म लिख दिया था, बस यही एक सिंगल वर्ड था जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं, ये क्या कह रहा है? ये बात कर रहा है रेसस मकाऊ के ऊपर। ये क्या है? पहली बात तो हम समझते हैं कि रेसस मकाऊ, ये कुछ आप समझ लो, ये बेसिकली अपना वो बंदर ही है, ठीक है, लेकिन इनको रेसस मकाऊ कहते हैं। तो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है, उन्होंने इस बात को रखा गया है कि भैया हम लोग अब रेसस मकाऊ को शेड्यूल 2 से उठा करके हम रीस्टेट कर देंगे शेड्यूल 1 में। ठीक है, अब ये जो बात की गई है ये क्या करेगा? अगर शेड्यूल 1 में डाल दिया जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि भैया अब इसकी बिल्कुल भी इनको हंटिंग तो ऑलरेडी ऐसे नहीं होती है, बट पॉइंट है इनका किसी भी तरीके से कोई दिक्कत इनको नहीं होगी। हम प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। पर्पस क्या है? पर्पस ये स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन हम और ज्यादा करना चाह रहे हैं जिससे इलीगल कैप्चर और क्रुएलिटी कम हो सके, रेगुलेटेड मैनेजमेंट अच्छा करना चाह रहे हैं, और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने शेड्यूल 1 के प्रोटेक्शन की ऑलरेडी बात कही ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये एक चीज की बात कर रहा है कि रेसस मकाऊ को हमें दोबारा रीस्टेट करना होगा। ठीक है, चलो अब पॉइंट करते हैं कि भैया इसके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? मकाका मुलहटा। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन नोटिस करोगे तो कहां? नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट इंडिया। इसके लोकेशन पे कभी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो क्या होगा कि इनका बिहेवियरल पैटर्न क्या होता है। आपको याद होगा इन्होंने स्क्विरल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, है कि नहीं? यूपीएससी ने याद है 23 में स्क्विरल्स पे क्वेश्चन पूछा था, तो ये उसी के ऊपर है। ये बहुत ही हाईली सोशल अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं एनिमल, ये सर्वाइव कर सकते हैं नेचुरल फूड पे भी और जो ह्यूमंस का लेफ्ट ओवर भी होता है। अब धीरे धीरे ह्यूमन और मंकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है और अर्बन एक्सपेंशन होने की वजह से ऐसा हो रहा है। और पर्टिकुलरली बात करें तो बहुत ही अडेप्टेबल स्पीशीज कही जाती हैं जो फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, एग्रीकल्चर फील्ड, अर्बन एरियाज, हर जहां सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब आप खुद देखोगे आपके घर के आसपास बंदर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।